Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are fine and doing well. 12th standard students, you must be aware related to the new policy for your assessment this year, that is 2021-22, that your board exams are going to be in two parts, that is term 1 and term 2. Okay. Term 1, 50% of the syllabus. Term 2, 50% of the syllabus. The syllabus has not yet been released by the CBSE, but it is expected to be released in this month itself, that is July. Okay, so let us wait for the syllabus, but we cannot keep our study aside keeping or waiting for the syllabus. ठीक है, syllabus आए, हमें पता है कि rationalized CBSE जो है syllabus issue करने वाली है, but the big challenge in front of us is that the term 1 will be conducted in the form of MCQs. मतलब आपका जो एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, वो MCQ के बेसिस पर होगा. फाइन, अब आपके लिए नया चैलेंज है एंड अब आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम तो होगा. अब चाहे सिचुएशन सही हो या नहीं हो, ठीक है, अगर सिचुएशन वर्स होती है देन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ MCQs द बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन टू फॉर्म, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 2 जो है अभी के लिए डिस्क्रिप्टिव रखा गया है, जिसमें आपको सम सॉल्व करने के लिए आएंगे, बट अगर सिचुएशन सही नहीं होती है टर्म 2 भी MCQ बेस्ड जाएगा. ओके, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ द सिचुएशंस आर. हम सिचुएशंस कैसे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम होगा एंड जो MCQ बेस्ड पेपर आएगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, द पेपर विल बी इशूड बाय CBSE and not by the schools. Okay, so अब we need to gear up, we need to prepare ourselves well. and जब बात आती है MCQs की, वो advantages और disadvantages दोनों हैं, depending कि आप किस तरीके से prepare कर रहे हैं. Okay, so prepare well, prepare your concepts well फॉर द MCQs. अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आप MCQs इजीली स्कोर कर पाएंगे या MCQs में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अपना पेपर. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर अनदर टॉपिक विच इज सब्सक्रिप्शन. लास्ट आई हैव क्लियर्ड द टॉपिक ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज NPO. वी आर डूइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब ये जो शॉर्ट सम्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज ये शॉर्ट सम के कंसेप्ट ज्यादा बेटर है MCQs के लिए. स्टिल we will wait for CBSE to give us the guidelines or give us a sample paper related कि जिसमें MCQs किस तरीके के पूछे जाएंगे, बट प्रिडिक्टिंग MCQs के क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके लास्ट ईयर बोर्ड तक, ये शॉर्ट सम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर कि आप इनके कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं. आपके लिए जो ज्यादा मैटर करता है वो है आपके कंसेप्ट. ओके, प्लीज रटना बंद करो अकाउंट्स को एंड स्टार्ट लर्निंग विद द कंसेप्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू कंसेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन. अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके की इनकम है फॉर NPO. ओके, सब्सक्रिप्शन is a type of income and it is a main source of income for NPO. क्योंकि NPO में लोग जो है वो सर्विस अप्लाई करने के लिए या सर्विस के लिए जो भी है वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं ना, कि हम आपकी सर्विस को सब्सक्राइब करें फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर लाइफ टाइम. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द NPO इज गिविंग अप द सर्विसेज. सो सब्सक्रिप्शन इज टाइप ऑफ अ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक मेन सोर्स है. ठीक है, सब्सक्राइब करना, सर्विस को सब्सक्राइब करना जो भी NPO दे रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम रेडिसन क्लब, ठीक है, उस क्लब की सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए मंथली, ईयरली, 6 मंथली, जैसे भी कन्वीनियंटली हमें उनको सब्सक्राइब के लिए, मतलब उनकी सर्विस अवेल करने के लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है. बट यहाँ हम कौन है, हम है NPO. ओके, सो हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 पे देखें तो देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वर ₹4,20,000. दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव इज 10,000. व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड? क्रेडिटेड व्हाई? बिकॉज इट इज आवर इनकम, है ना, वो हमारी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट
क्रेडिट होगी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज सब्सक्रिप्शन। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब जब आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपके दिमाग में एक छोटी सिंपल सी बात अगर अच्छे से फिट है देन ये सम्स आपके लिए टफ नहीं होंगे कि मुझे सब्सक्रिप्शन जो अगर मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना हुए आई एम अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब मुझे अगर मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑफ only current year in income and expenditure। okay, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करोगे। याद रखना जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है बस वही रिकॉर्ड होगा। सो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिला है सबट्रैक्ट कर दो, करंट ईयर का मिलना बाकी है ऐड करो, पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए ऐड करो, करंट ईयर में एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए सबट्रैक्ट करो। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक ही चीज बाहर आ रही है कि क्यों मैं लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है। अगर वो मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं है तो मैं क्यों उसको दिखाऊंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको सबट्रैक्ट करूंगी। उसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में, दैट आई विल टीच यू, बट राइट नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू ट्रीट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल के लिए मिला है तो वो मेरे पिछले साल की इनकम है, करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी। मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए लेकिन मुझे मिला नहीं है। अगर मुझे नहीं मिला है, मेरे करंट ईयर की इनकम है, मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। से हमें क्या बोल रहा है कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर का 4,20,000। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड for, say it is given subscription here literacy were subscription received by the literacy for the current year। okay, current year के लिए इस year हमारा current year है 31st March 2020 received for 31st March for the year ended 31st March or received in, not received for, sorry, please don't write it received for, received in. So it will be received in the year 31st March 2020 which is 4,20,000. okay, then what it says on the 31st this subscription includes 14,000 received for the year ended 31st March 2019। that means ये आपके पिछले साल का मिला है। अब आपको पिछले साल का मिला है तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। सो सबट्रैक्टेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड for year ended 31st March 2019, that is 14,000 will be subtracted, and it says on 31st March 2020 subscription due but not received were 10,000। मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया लेकिन नहीं मिला है, ड्यू हो गया, आपके करंट ईयर की इनकम है, वो ऐड हो जाने चाहिए। सो यू विल ऐड इट, दैट इज outstanding subscription for current year that is 10,000। ठीक है, so 20,000 plus 10,000 4,30,000 minus 14,000, you need to subtract 14,000, so it will be 4,16,000। subscription, this will be credited, subscription to be credited in income and expenditure account।
Okay, so this is the amount which will be credited in income and expenditure account, that is 4,16,000. सिंपल कंसेप्ट है, करंट ईयर का जो मिला है, करंट ईयर में जो आपको मिला है, ठीक है, उसमें से आपको पिछले साल के लिए जो मिला है वो माइनस करो, करंट ईयर में जो मिलना बाकी है वो ऐड करो. अगर आपको फर्दर और डेटा दिया जाए तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व करोगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट अस सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020. अब अगर हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020, इट सेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. पिछले साल के लिए 1600 मिला है, करंट ईयर का 84,400 मिला है, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, और टोटल रिसीव्ड 89,200 है. There are 450 members each paying annual subscription of 200. 1,800 were in arrears for the year ended 31st March 2019. मतलब पिछले साल के अभी भी मिलना बाकी जो है वो 1,800 है. Calculate the amount of subscription to be credited in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. ठीक है, अब इतनी सारी डेटा दे रखी है, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, बिकॉज इट हैज वेरी सिंपल लॉजिक एंड आपका आंसर सिर्फ 2 स्टेप में आ जाएगा. आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ तो एक लाइन है जो कि क्या बोल रही है, द लाइन सेज देयर आर 450 मेंबर्स. It says the 450 members each paying the annual subscription of 200. मतलब हमारे पास 450 members हैं जो कि सब्सक्रिप्शन कितना पे करते हैं, 200. ठीक है, मतलब आपको इधर से पता पड़ जाएगा कि आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको करंट ईयर में सारा सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए. तो सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड in current year, that will be there are 450 members each paying amount 200, so 450 into 200, that will be 45 into 2 90, 90, so 90,000 will be the amount which should be received. अब आपको मिला कितना है, देखो 84,400, ये सब आपको received during the year हुआ है, या received for the current year, received for current year, that is 84,400, और एक्चुअली आपको मिलना चाहिए 90,000. ठीक है, तो आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. मैं आपको एक चीज क्लियरली बता रही हूं कि आपको फोकस सिर्फ करंट ईयर पे करना है. इतना सारा डेटा है, लेकिन आप करंट ईयर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि भी मुझे करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए. मेरे पास 450 मेंबर्स है, हर एक जना मुझे 200 रुपए पे करता है, मुझे टोटल 90,000 मिलना चाहिए, जिसमें से मुझे करंट ईयर के लिए मिला कितना है, 84,400. दैट मीन्स बाकी का 5,600 जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा, और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल अमाउंट आना चाहिए 90,000. So this is the amount to be credited in income and expenditure account. ये आपका सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, because चाहे इतना सारा डेटा, see this is case based MCQs which are highlighted in the notice issued or the circular issued by the CBSE that MCQs can be case based. okay, तो सिंपल सीधा सीधा आंसर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे. डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट आंसर, द क्वेश्चंस व्हिच आर हैविंग डायरेक्ट आंसर्स. ओके, you have to prepare yourself with like these MCQs. okay, so ये एक MCQ 1 मार्क में आ सकता है, जिसमें आपको दिमाग चलाना है कि मेरे पास करंट ईयर में इतने, मुझे ये डेटा दे रखा है कि करंट ईयर में इतने लोग हैं और इतना आपको हर एक पर्सन पे करता है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए. डायरेक्टली अगर MCQ है तो फिर तो आप डायरेक्टली ये इतना भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आपको एक ट्रिक लगाना है कि मेरे पास 450 मेंबर्स है और 200 जन मुझे 200 रुपए पे करते, तो मुझे करंट ईयर 90,000 मिलना चाहिए, तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 90,000 आना चाहिए. ओके, ये कंसेप्ट सिर्फ कहाँ काम आएगा, जब आपको ये अमाउंट पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा. ठीक है, इन डिटेल अगर आपसे बैलेंस शीट का अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट पूछते हैं, देन वी हैव टू सॉल्व द होल सम, विच फर्दर सम्स वी विल बी सॉल्विंग आफ्टर दिस. आई होप दिस मच इज क्लियर.
Now I'll teach you another sum, that is this 18th sum. You can try yourself. This includes the same concept which right now I have explained you. I'll move to next question, that is question number 19. Let us start doing that and see how different points are there. देखो, आपको सम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बोर्ड्स में कि जो सम्स हम बुक से सॉल्व कर रहे हैं वही आएंगे. देयर आर मेनी पब्लिकेशन, सिर्फ एक टीएस ग्रेवाल नहीं है, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं. हर एक के पास अपना एक क्वेश्चंस है. एनसीईआरटी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं इट डजेंट हैव मच हायर लेवल. हमारे पास जो टीएस ग्रेवाल है उसमें अच्छा लेवल है, ठीक है, इसीलिए हम टीएस ग्रेवाल से प्रैक्टिस करते हैं. बट अगर आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं इट विल हेल्प यू अ लॉट. After solving this TS Grewal, NCERT will be very simple for you. Okay, so try solving after watching this video. Try solving this topic from NCERT if your aim is to score 90 above in your accountancy. अगर आपको 90 above चाहिए, do solve NCERT sums because it is a base for your board examinations. Okay, मतलब वो एक base book है जिसको follow किया जाता है CBSE में. Now moving to question number 19, see what it says. From the following information, calculate amount to be subscription credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. ठीक है, हमारे पास सारे डेटा दे रखा है. अब देखो हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 50,000 लास्ट, ठीक है. अब ये डेटा आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2019 और हमें क्या चाहिए 31 मार्च 2020. मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, आर करंट ईयर इज 2019-20 बट इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. ओके, अब ये आपके पास ओपनिंग एरियर्स है, मतलब ये एरियर्स आपको पिछले साल का दे रखा है. प्लीज आपको ये जज करना आना चाहिए कि कौन सा है. देखो ये क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, मतलब इस डेट पे एरियर्स थे, मतलब ये पिछले साल का एरियर्स हो जाएंगे. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है. ठीक है, पिछले साल एडवांस मिला है, मतलब सॉरी लास्ट ईयर में 2000, ये होगा 2018-19 में. ठीक है, 2018-19 में आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला. एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, दैट इज करंट ईयर के लिए. ये आपके लिए एडवांस में मिला था पिछले साल. सो विल मूव कि हमें इसके साथ क्या करना है. देन करंट ईयर की एंडिंग डेटा है कि आपके पास स्टिल इन एरियर्स है 25,000 एंड एडवांस में भी करंट ईयर में मिले हुए हैं 70,000. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3 लाख, मतलब आपको ड्यूरिंग द ईयर इतना मिला है एंड एरियर्स स्टिल लास्ट ईयर के एरियर्स 10,000 हैं. ठीक है, अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, शुरू कहां से करें. मेन प्रॉब्लम तो यही आ गई, मैम शुरू कहां से करना है, इतना सारा दे रखा है. सबसे सिंपल चीज है, आपको शुरू करना है हमेशा अमाउंट रिसीव्ड, कि आपको करंट ईयर में मिला कितना है. करंट ईयर के लिए कितना मिला वो तो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कितना मिला है उससे शुरू करो. सो दैट इज 3 लाख. सो व्हाट यू विल राइट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट इज 3 लाख. आपको 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर मिला है. अब स्टार्ट करो पहले के फर्स्ट डेटा से. देखो प्लीज ऐड वाले सारे साथ में, लेस वाले सारे साथ में, ऐसा करना कोई कंपलसरी नहीं है. हाँ, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट आपको अगर सीक्वेंस वाइज फॉलो करना और आप ऐड पहले फिर लेस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीक्वेंस वाइज आप देखते जाओ क्या है. ठीक है, अब आपके पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 50,000. ठीक है, तो आपको करंट ईयर में वो रिसीव हुआ होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा एरियर्स ऑफ लास्ट ईयर. अब यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करोगे, आपके पास ये जो 50,000 है, ठीक है, आपके पास ये जो 50,000 है ये पूरा एरियर्स है, टोटल एरियर्स, टोटल एरियर्स इज 50,000 ऐसा बोला है. ठीक है, और एक पॉइंट दे रखी है नीचे, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स, अभी भी 10,000 एरियर्स है पिछले साल के, मतलब मुझे रिसीव कितना हुआ होगा स्टिल इन एरियर्स 10,000 है ना.
टोटल 50,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 10,000 अभी भी मिलना बाकी है। 2020 आ गया, 31 मार्च 2020 आ गया, अभी भी 10,000 मिलना बाकी। तो मैं क्या बोलूंगी, रिसीव कितना हुआ होगा, 40,000। ठीक है, प्लीज आराम आराम से सुनो और करो, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ आएंगे। ठीक है, कि क्या है कंसेप्ट कि भाई मेरे को 50,000 मुझे मिलना बाकी था पिछले साल के। फिर मुझे डेटा क्या दे रखा है कि एंडिंग मुझे 10,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो मुझे कितने रिसीव हुए होंगे, 40,000। वो 40,000 मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं है। ठीक है, वो 40,000 अगर मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं है, क्योंकि मुझे पिछले साल के लिए मिले हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, दैट इज 40,000। आपके 40,000 अभी भी मिलना बाकी है, सॉरी 40,000 आपको मिले हैं, 10,000 मिलना बाकी है, 40,000 आपको मिले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के हैं, दैट इज लास्ट ईयर के हैं, तो वो आपके करंट ईयर की इनकम में नहीं आएगा, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आई होप ये 40,000 वाला क्लियर है कि क्यों मैंने 50,000 नहीं माइनस किया और 40,000 माइनस किया, क्योंकि 50,000 मिलना बाकी था। ठीक है, बट मुझे एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि उसमें से अभी भी 10,000 मिलना बाकी है, तो मिले 40 ही होंगे ना, तो मैं 40 ही माइनस करूं। मेरे इन 3 लाख में 50,000 इंक्लूडेड नहीं होगा, 40,000 होगा। क्यों, क्योंकि मिला ही 40 है, 10,000 अभी भी मिलना बाकी है। ठीक है, देन पिछले साल में एडवांस मिला है, लास्ट ईयर एडवांस मिला होगा, ऑब्वियसली करंट ईयर के लिए मिला होगा। ठीक है, तो वो आप ऐड करोगे, रिसीव्ड एडवांस इन लास्ट ईयर, दैट इज 30,000. Then there is another point, that is on 31st March 2020 subscription in arrears 25,000. अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देनी है कि आपको बोल रहा है 31st मार्च 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखा है। टोटल आउटस्टैंडिंग या एरियर्स बोलो 25,000 दे रखा है। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 25,000। अब यहां पर एक पॉइंट, प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूजन होता है। दो चीजें ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप बहुत सारे सम से मिस्टेक करोगे। दो लाइंस होती हैं, वो अच्छे से सुनना। ऑन 31st मार्च 2020 और फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, ये ईयर चेंज हो सकता है, आपका जो भी करंट ईयर हो। अगर आपको ये बोला है 31st मार्च 2020, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको ये बोला है 31st मार्च 2020, ठीक है, तो आपको क्या बोला होगा कि इस ये वाले ईयर के लिए आपको 31st मार्च 2020 अगर बोला है, तो आपको क्या मानना है कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। और टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर्स। ठीक है, पिछले साल का भी अगर कोई बाकी है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग था, इस तारीख को इतना आउटस्टैंडिंग है। अगर इस तारीख को इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब भाई पिछले साल का भी जितना आउटस्टैंडिंग है वो इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है ऑन 31st मार्च 2020। अगर हमारे पास एक लाइन है ऑन 31st मार्च, करंट ईयर के आखिरी में, भाई इस करंट ईयर के आखिर में इतना आउटस्टैंडिंग है। अगर इतना आउटस्टैंडिंग है मतलब कि पिछले साल का भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर आपको ऐसा बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, अगर आपको ये बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, मतलब ये ओनली ऑफ आउटस्टैंडिंग ओनली ऑफ करंट ईयर, ये सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आपने ये दो चीजों पे अच्छे से ध्यान दिया तो आपको कोई भी सम सॉल्व करने में इशू नहीं आएगा। अगर बोल रहा है ऑन 31st मार्च 2020 मतलब आज की तारीख तक इसमें पिछले सारे सालों का आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड हो गया। और अगर बोला है
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 मतलब सिर्फ करंट ईयर, ठीक है। ये 2020 मैंने अपने बुक के हिसाब से करंट ईयर माना है, आपके बुक के हिसाब से या आपके सम के हिसाब से जो भी करंट ईयर हो वो देखना, ठीक है। ऐसा मत सोचो मैम ने बोला 2020 मतलब सिर्फ 2020, नो, आई एम टेकिंग 2020 बिकॉज इन दिस क्वेश्चन 31 मार्च 2020 इज द एंडिंग, दैट इज द करंट ईयर, ओके। सो ऑन 31 मार्च 2020 बोला होगा तो टोटल ईयर सारे ईयर्स का इंक्लूडेड होगा, और फॉर द ईयर बोला होगा मतलब वो सिर्फ करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर देखो क्या दिया रखा है 31 मार्च 2020, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इस तारीख तक, तो इसमें जो 25,000 में ये 10,000 भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का कितना बाकी है 10,000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही आना चाहिए, दैट इज 15,000, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 15,000। एंड नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर की इनकम आपके करंट ईयर की इनकम नहीं है, रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो वो माइनस हो जाएगा 70,000, ठीक है। नाउ कैलकुलेट 3 लाख माइनस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 माइनस 70,000 विल गिव यू 2,35,000. This is amount to be credited in income and expenditure account. Okay, so this is all the concept about subscription. आपको अगर ये points clear है ना तो आपको ये subscription के ये 2 points जो है, ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट अगर क्लियर है तो आपको सब्सक्रिप्शन के टॉपिक सॉल्व करने में इश्यूज नहीं आएंगे, एंड वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन दिस. नाउ you can try another sum like 20 and 21. Solve these sums, apply this concept and check if your concepts are clear or not. I hope this video will be helpful for you. I'll be coming up with the next topic or the topic related to this. If needed, I will be, or if I'll see if any sum needs more explanation, I'll be coming with the next video, or we will be starting with another topic of this chapter. Till then, take care and keep learning. Thank you.